7 अक्टूबर की एक और तारीख है। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख से पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरण ही बदल गए। अब तक सिर्फ गाजा पट्टी में ही 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 96,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2.5 लाख इमारतें तबाह हैं। इजराइल ने हजारों टन बारूद से पहले गाजा बर्बाद किया, अब बैरूत को तबाह करने पर तुला है। इजराइल के भी 728 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल पर 26,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल के हमले हो चुके हैं और ये सब 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ। अगर उस दिन हमास के आतंकवादी इजराइल में घुसकर ये हैवानियत नहीं करते तो इतने लोगों की जान भी नहीं जाती। अभी भी ये गिनती खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 8 अक्टूबर से युद्ध और ज्यादा भीषण होने वाला है। दुनिया इसीलिए चिंतित है। इस रिपोर्ट से समझिए। पिछले एक साल में गाजा पट्टी में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 96,000 से ज्यादा घायल हुए। गाजा में 2,50,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई। इजराइल के भी 728 सैनिक मारे गए, 4,576 घायल हुए। लेकिन इस एक साल में क्या हासिल हुआ? सिर्फ बर्बादी ही हाथ लगी, सिर्फ तबाही ही दिखी, सिर्फ मौत आई, अपने साथ तबाही लाई। एक साल से चले आ रहे मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा? क्या इस एक साल में इजराइल मजबूत बनकर उभर पाया? क्या एक साल में इजराइल अपनी खोई हुई साख वापस हासिल कर पाया? क्या इस एक साल में हमास पूरी तरह से बर्बाद हो पाया? इस एक साल में हिजबुल्लाह कितना तबाह हो पाया? क्या ईरान और मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि इस एक साल के युद्ध का हासिल क्या है? युद्ध रुकने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। 1949 से जब से इजराइल देश बना है, तब से यहूदियों और अरबों के बीच की यह सबसे लंबी लड़ाई है। पिछले 12 महीनों में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत बड़ी त्रासदी देखी है। गाजा पट्टी सबसे ज्यादा डेडलिएस्ट बन चुकी है। पिछले एक साल में गाजा पट्टी को इजराइल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। गाजा पट्टी तबाह हो गई है। गाजा दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर तो था ही, लेकिन फिर भी इस शहर में आबादी के घनत्व के अलावा वो सब कुछ था जो होना चाहिए, यानी स्कूल, हॉस्पिटल, रिहायशी बस्तियां, रेस्टोरेंट। लेकिन देखिए, एक साल में इजराइल ने इसका क्या हाल कर दिया। बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया। गाजा पट्टी इस वक्त मलबे का ढेर है। इजराइल के बम धमाकों में जो इमारतें तबाह हुई हैं, उन्हीं में लोगों ने अपना आशियाना बनाया हुआ है। शहर की कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बची जो सही सलामत हो, जहां डैमेज ना हुआ हो। यह खान यूनुस का एरिया है, जहां हर तरफ सिर्फ टूटी हुई इमारतें हैं। लोग उन्हीं में रह रहे हैं। गाजा में कुछ नहीं बचा, न सड़क है, न इमारतें हैं, न हॉस्पिटल है, न स्कूल। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। गाजा को इजराइल के आक्रोश का शिकार होना पड़ा है, क्योंकि आज से ठीक एक साल पहले इसी गाजा पट्टी से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर उसके इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ था। सुबह सुबह का वक्त था। साउथ इजराइल में गाजा पट्टी से लगे इलाकों में हमास के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इजराइल ने गाजा पट्टी पर जो दीवार बनाई हुई थी उसे तोड़ा और हजारों की संख्या में हमास के आतंकवादी इजराइल में दाखिल हो गए। इजरायली अपने घरों में सोए हुए थे। हमास के आतंकवादियों ने वो कहर बरपाया कि किसी को उबरने का मौका ही नहीं मिला।
इजरायली बस्तियों में घुसकर हमास के आतंकियों ने घर में सो रहे लोगों को टॉर्चर करके मारा, उनके वीडियो बनाए, दुनिया में वायरल कराए। इजराइल की सड़कों पर हमास के आतंकवादियों का कब्जा था। जो लोग सड़कों पर जा रहे थे, उन पर ये आतंकवादी खुलेआम फायरिंग कर रहे थे। रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहे थे। सैकड़ों लोगों को आतंकवादी अपने साथ किडनैप करके गाजा पट्टी ले गए। आतंकियों ने किसी को नहीं छोड़ा, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या लड़के, क्या लड़कियां, छोटे बच्चे, महिलाएं, सबको आतंकी किडनैप करके गाजा पट्टी ले गए। आतंकियों की हैवानियत यह थी कि उन्होंने जिन लोगों की हत्या की थी, उनकी भी लाश उठाकर गाजा पट्टी ले गए। आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी साउथ इजराइल में हो रहे एक म्यूजिक फेस्टिवल में, जिसका नाम था नोवा म्यूजिक फेस्टिवल। यहां रात भर सैकड़ों युवा पार्टी कर रहे थे। सिर्फ इजराइल के ही नहीं, बल्कि और भी देशों के युवा इस नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद थे। पार्टी सुबह तक चली, लेकिन सुबह ठीक 6:30 बजे हमास के आतंकवादियों ने हमला शुरू कर दिया। आतंकवादी घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन बहुत से मारे गए। कुछ युवा बचने के लिए कारों के पीछे छिपे, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें खोज खोज कर मारा। इस फेस्टिवल में हमास के आतंकवादियों ने 400 से ज्यादा लोगों को मारा था। यहीं से अपने साथ बहुत से लोगों को किडनैप करके गाजा पट्टी भी लेकर गए। आज इस हमले के 1 साल पूरा होने पर इसी फेस्टिवल वाली जगह पर एक और फेस्टिवल हुआ। यह एक मेमोरियल था। हमास और उसके जैसे आतंकवादी संगठनों को इजराइल का मैसेज था कि वो इजराइल के स्पिरिट को नहीं तोड़ सकते हैं। करीब 300 परिवारों के लोग यहां जमा हुए, अपने लोगों को याद किया। ये तमाम वो लोग थे जो 7 अक्टूबर को यहां म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे थे। जो गाने 1 साल पहले नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में बजे थे, वही गाने आज फिर से प्ले किए गए। उन लोगों की याद में जो 1 साल पहले यहां मारे गए। इजराइल के राष्ट्रपति भी इन पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। फ्रांस के विदेश मंत्री भी खास तौर पर आज के दिन के लिए इजराइल पहुंचे थे। वो भी इस म्यूजिक फेस्टिवल में मारे गए लोगों को याद करने के लिए एक मेमोरियल सर्विस में आए, क्योंकि यहां मारी गई एक लड़की फ्रांस की भी थी। I came here to express France's solidarity, fraternity with the families of the victims of the terrorist attack of last year's 7th of October, and to express our condolences, to express our support to the Israelis, and to convey the message that we will always work, France will always work for this sort of tragedy never to happen again. 1 साल के बाद भी इस हमले की एक एक याद ताजा है। ऐसा हॉरर दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इजराइल की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 की एक अनसीन फुटेज जारी की गई है, जिसमें हमास के आतंकियों से इजरायली सैनिकों की सीधी लड़ाई दिख रही है। ये किबुत्स रीम की तस्वीरें हैं, जहां आतंकी घुसे होने की सूचना पर आईडीएफ पहुंची। तस्वीरें ड्रोन से ली जा रही थी, तभी एक आतंकी ने ड्रोन पर गोली चला दी। इसी बीच इजराइल की बॉर्डर पुलिस भी यहां आ गई थी।
पूरी दुनिया आतंकी ऐसी तस्वीरें देखकर दंग थी, सहमी हुई थी, लेकिन बहुत से सवाल इजराइल पर और उसके सुरक्षा तंत्र पर भी उठे थे, जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। पहला सवाल तो ये कि इजराइल की इतनी खुफिया निगरानी होने के बावजूद हमास के हजारों आतंकी कैसे दाखिल हो गए? गाजा की निगरानी के लिए लगे कुछ उपकरण उस दिन काम क्यों नहीं कर रहे थे? हमले की खुफिया जानकारी और चेतावनियां मिलने के बाद भी इनसे निपटने के लिए और अधिक कदम क्यों नहीं उठाए गए थे? बॉर्डर के करीब बनी सैनिक चौकियों में हथियारबंद सैनिकों की तादाद कम क्यों थी? हमले के शिकार सैनिकों की मदद के लिए और सैनिक टुकड़ियां भेजने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा था? ऐसे एक नहीं, बहुत से सवाल हैं जिनके इजराइल को जवाब देने हैं और 1 साल बाद भी इजराइल जवाब नहीं दे पाया है। हमलों के बाद जब इजराइल उबरा तो तुरंत गाजा पर कार्रवाई शुरू कर दी। उसी दिन गाजा पट्टी में इजराइल ने विस्फोट करने शुरू कर दिए। इजराइल यह ठान चुका था कि वो हमास को बर्बाद करेगा। इजराइल ने पहले तो गाजा में खूब एयर स्ट्राइक्स की, फिर जब लगा कि अब सीधे जमीनी हमला करना होगा तो इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर दिया। एक साल बाद इजराइल ने हमास का मिलिट्री ढांचा तो खत्म किया, उसकी सुरंगों के जाल को भी नष्ट कर दिया है, लेकिन हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ गाजा पट्टी में ही आईडीएफ ने 17,000 हमास और दूसरे आतंकी संगठनों के सदस्यों को मारा है। 7 अक्टूबर को 1,000 आतंकवादियों को इजराइल के अंदर मारा था। आईडीएफ का कहना है कि उसने हमास के 8 ब्रिगेड कमांडर मारे हैं और 30 बटालियन कमांडर भी मारे गए हैं। इसके अलावा हमास के 165 कंपनी कमांडर भी गाजा में घुसकर मारे हैं। गाजा पट्टी में 40,300 टारगेट्स को आईडीएफ ने हिट किया है। 47,000 सुरंगें पकड़ी हैं। सवाल उन बंधकों का है जो अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इन बंधकों को छुड़वाने के लिए लगातार इजराइल के साथ डील भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। 1 साल हो गया, लेकिन ये बंधक घर वापस नहीं आए। हमास के आतंकी अपने साथ 250 लोगों को बंधक बनाकर ले गए। कुछ बंधकों को इजराइल छुड़वाने में कामयाब रहा है। यह कहा जा रहा है कि 100 के करीब बंधक पिछले 1 साल में मारे गए हैं, जबकि 100 ही अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल कह रहा है कि वो इन बंधकों को छुड़वाने के लिए प्रतिबद्ध है। We know that half of the hostages are still alive, and we want them back home. And Israel said yes 3 times to Biden's proposal to a hostage deal, and we expect the international community to put all its pressure on Hamas, on the leadership, on the people that influence Hamas, because it's time for them to be home. Israel has 0 war aims. We just want our people to be safe and secure in their homes. And something that we couldn't make at the 7th of October, as you know, people felt they lost their security. And this is the first obligation of every government, to make sure the people will feel safe in their bedrooms. इस 1 साल के युद्ध ने मिडिल ईस्ट के समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं। हमले के तुरंत बाद हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूद गया था। हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट करता है और इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इजराइल ने भी अब हिजबुल्लाह पर अटैक शुरू कर दिया है। पहले हिजबुल्लाह के हेड नसरुल्लाह को उसी के हेडक्वार्टर में उड़ा दिया और अब इजराइल ने साउथ लेबनान पर ग्राउंड अटैक भी शुरू कर दिया है। साउथ लेबनान को इसलिए चुना क्योंकि यही वो इलाका है जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। इजराइल दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह भी उनके ऊपर 7 अक्टूबर जैसा हमला प्लान कर रहा था और इससे पहले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को बर्बाद करना शुरू कर दिया। Hezbollah has openly declared that it has a plan to carry out its own October 7th massacre, its own October 7th massacre on Israel's northern border, but even in a larger scale. They call this plan Conquer the Galilee. Hezbollah has been planning to do this in northern Israel. What Hamas did in southern Israel on October 7th, invade Israel, infiltrate civilian communities, and massacre innocent civilians. The Israel Defense Forces will not let it happen. Hezbollah is dragging the state of Lebanon and the entire region into a wider escalation. Israel does not seek
a wider escalation. We seek two things, two simple things: to bring our hostages home for almost a year in Hamas captivity in all means, and to make sure that our borders are safe and secure for our citizens. इजराइल हिजबुल्लाह की बर्बादी की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है और अब इजराइल के निशाने पर लेबनान की राजधानी बेरूत शहर है, जहां कल रात भी इजराइल ने खूब बम धमाके किए, आसमान से ऐसा बारूद बरसाया कि बेरूत का आसमान रात को ही लाल हो उठा। खुद नेतन्याहू अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए लगातार उनके मिलिट्री बेस पर पहुंचे हुए हैं। जब तक गाजा में ऑपरेशन चल रहा था, नेतन्याहू वहां भी जाते थे। अब अपने नॉर्दर्न बॉर्डर भी पहुंचे हुए हैं। אני נמצא פה ביחד עם חיילי צה"ל בגבול הצפון. כמה מטרים מכאן נמצאים חבריהם מעבר לגבול, מפרקים את תשתיות הטרור שחיזבאללה הכין כדי לתקוף את יישובינו. לפני שנה אנחנו ספגנו מכה איומה, וב-12 החודשים שעברו אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. इजराइल पर हो रहे इन अटैक्स के पीछे ईरान है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये सब ईरान के ही प्रॉक्सीज हैं। लेकिन पिछले एक साल में ये बदला है कि ईरान अब खुलेआम इजराइल पर खुद हमला कर रहा है। पिछले हफ्ते ही ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 मिसाइलें दागी। जब से युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल पर अलग अलग फ्रंट से 26,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमला हो चुका है, जिनमें 13,200 रॉकेट गाजा से फायर किए गए। इनमें से 5,000 रॉकेट तो सिर्फ 7 अक्टूबर को ही फायर किए गए थे। 12,400 रॉकेट लेबनान से दागे गए, 60 सीरिया से, 180 यमन से और 400 ईरान से दागे गए। All options on the table now. The Prime Minister said it very clearly that he won't allow this type of threat to continue. Iran has a very strategic plan about how it wants to destroy Israel. It created this ring of fire around us through its proxies, and at 14th of April and last Tuesday, they were attacking Israel direct. As I said, 300 UAVs and ballistic missiles. We're speaking about the 180 missiles. This type of things, Iran did a mistake, and Iran will pay for this mistake. We're saying that loud and clear. And we're saying to our allies, if you want to prevent from Iran to be that aggressive, you need to join us fighting them by proscribing the IRGC because it's acting and behaving like a terror organization, and at the same time to impose more sanctions on the Iranian regime.